Hello students, welcome to the account class. Myself Rupi Trivedi from NCMS Chabua. So students, अभी तक के आपके जो वीडियोस थे वो चैप्टर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के थ्योरेटिकल पार्ट से रिलेटेड थे, बट अब आपके जो वीडियोस होंगे वो इस चैप्टर के प्रैक्टिकल पार्ट से रिलेटेड होंगे, जहाँ पर आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ स्पेशल टर्म्स और उनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पता होने चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो एक जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो जब अपने फाइनल अकाउंट मेंटेन करती है तो वो कौन सी 3 चीज़ें प्रिपेयर करती है। फर्स्ट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, सेकेंड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और लास्ट में जो स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है वो कौन सा होता है, बैलेंस शीट। ओके, तो ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये 3 स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिपेयर करेगी और तीनों के बारे में हमने ऑलरेडी थ्योरेटिकल पोर्शन में देख लिया। अब आगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये कि आपके ये जो 2 हैं, ये 2 आपके अकाउंट है। तो अकाउंट में 2 साइड होते हैं, एक साइड हो गया आपका डेबिट साइड और एक साइड हो गया आपका क्रेडिट साइड। सेम यहाँ पर भी होगा, फर्स्ट डेबिट और ये आपका क्रेडिट साइड। ठीक है, अब जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में आपके साइड नहीं होते हैं। बैलेंस शीट में कौन से 2 कॉलम होते हैं आपके, एक हो जाएगा आपका लायबिलिटी साइड और एक हो जाएगा आपका असेट साइड। ठीक है, लेकिन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपके 2 साइड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा कि आप कौन से अकाउंट को डेबिट करोगे और कौन से अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। ठीक है, लेकिन इसके पहले एक जो चीज़ हम और देखते हैं जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक्स क्या होती है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले देखा होगा, पहले कौन सा अकाउंट है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। यहाँ पर रिसीट फर्स्ट कॉलम जो आपका रहेगा वो रिसीट का है। ठीक है, लेकिन जो सेकंड कॉलम है वो आपका कौन सा हो जाएगा, पेमेंट का। तो ये जो रिसीट साइड है फर्स्ट वाला और सेकंड आपका कौन सा हो जाएगा, पेमेंट साइड। यहाँ पर आप देखिए कि ये नेम के अकॉर्डिंग ही है, पहले आपका रिसीट आया तो फर्स्ट कॉलम आपका रिसीट हो गया, सेकंड कॉलम आपका पेमेंट है क्योंकि यहाँ पर पेमेंट लिखा है। लेकिन जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओगे तो बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं कि स्टार्टिंग में इनकम लिखा है तो फर्स्ट कॉलम भी आपका इनकम आएगा और सेकंड एक्सपेंडिचर लिखा है तो सेकंड कॉलम आपका एक्सपेंडिचर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर एक्सपेंडिचर का कॉलम आपका फर्स्ट आएगा और सेकंड आएगा आपका इनकम। ओके, यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है ये आपका कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। ओके, और ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये आपका नॉमिनल अकाउंट है। ये रियल अकाउंट क्यों है आपका, जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है उसमें सारे आपके कैश आइटम्स ही लिए जाते हैं, सारे आपके कैश आइटम्स लिए जाते हैं। तो कैश आपकी क्या हो जाती है, असेट हो जाती है। ठीक है, तो रियल अकाउंट में आपका क्या फॉर्मूला लगता है सारी असेट्स के लिए, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो यहाँ पर व्हाट कम्स इन मतलब जो भी आप रिसीव करोगे वो सारी आपके डेबिट साइड जाएगी, इसलिए रिसीट को डेबिट साइड लिखा जाता है। और व्हाट गोज आउट जब कैश आपके पास से जाएगी तो वो क्रेडिट हो जाएगी, इसलिए पेमेंट के टाइम पे आप कैश पे करोगे, इसलिए ये वाला जो साइड है आपका क्रेडिट साइड रहेगा। लेकिन जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करते हैं तो यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्यों है, क्योंकि ये जो अकाउंट है ये P&L अकाउंट की तरह है, मतलब प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए ये अकाउंट बनाया जाता है। तो प्रॉफिट और लॉस मीन्स नॉमिनल अकाउंट के लिए क्या रूल्स है हमारा कि जो भी आपके एक्सपेंसेस होंगे और लॉसेस होंगे उनको आप क्या करोगे, डेबिट, और जो आपके प्रॉफिट्स होंगे गेन होंगे उनको आप क्या करोगे, क्रेडिट। तो वैसे ही एक्सपेंसेस डेबिट होंगे
एक्सपेंसेस कहाँ जाएंगे आपके, एक्सपेंडिचर साइड में। एक्सपेंसेस डेबिट होंगे इसलिए एक्सपेंडिचर को आपने डेबिट साइड में लिखा है, और जो आपके प्रॉफिट है, गेन है, उनको आप इनकम साइड रिकॉर्ड करोगे, इसलिए इनकम आपकी क्या हो जाएगी, क्रेडिट साइड में हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं कि रिसीट एंड पेमेंट में तो मैंने आपको बता दिया कि सारे कैश ट्रांजैक्शन आपके लिखे जाएंगे, सारे के सारे, मीन्स कोई भी टाइम से रिलेटेड हो, मीन्स अभी से रिलेटेड हो या प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो या आने वाले टाइम से रिलेटेड हो। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको पहली चीज़ सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड ही चीज़ लेनी है दोनों में, ठीक है। और एक और चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और बैलेंस शीट में, इन दोनों में जो आइटम्स रिकॉर्ड किए जाते हैं वो नेचर पे डिपेंड करते हैं। मीन्स नेचर कौन कौन से हो गए आपके नेचर, या तो रेवेन्यू नेचर होगा या कैपिटल नेचर होगा। तो जितने भी करंट ईयर के रेवेन्यू नेचर के आइटम्स है, रेवेन्यू मीन्स जो बार बार होते हैं, रिकरिंग नेचर के होते हैं, तो सारे रेवेन्यू नेचर के जो होंगे उनको आप यहाँ पर रिकॉर्ड करोगे, ओके। और जितने भी आपके कैपिटल नेचर के आइटम्स होंगे, करंट ईयर के कैपिटल नेचर के, जो कि लाइफ टाइम में वन टाइम ही होते हैं, बार बार नहीं होते, तो वो आपके यहाँ पर आप शो करोगे कैपिटल नेचर के, ठीक है। तो अब जब आप सम करोगे तो आपको सारी चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि रिसीट हुई है मतलब रिसीव किया है तो रिसीट साइड जाएगा, पेमेंट किया तो पेमेंट साइड जाएगा। सेकंड, करंट ईयर की अगर आपके रेवेन्यू नेचर के आइटम्स है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगे, और अगर करंट ईयर के आपके कैपिटल नेचर के आइटम है तो वो आपके बैलेंस शीट में जाएंगे, ओके। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से आपके ऐसे आइटम्स है जो कि आप डिसाइड करोगे कि रिसीट एंड पेमेंट में जाएगा, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा। मीन्स अब हम उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे, ओके। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और स्पेशल आइटम्स इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो वो कौन कौन से स्पेशल आइटम्स हैं आपके और उनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंट्रेंस और एडमिशन फीस। इनके सारे थ्योरेटिकल पोर्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इनके मीनिंग भी आपको पता है। अब हम सिर्फ इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे। तो इंटरेस्ट और एडमिशन फीस, इट इज ट्रीटेड एज ए रेवेन्यू रिसीट विच इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एंट्रेंस और एडमिशन फीस जो है वो बार बार रिसीव करती है, ओके। मीन्स ये कौन से नेचर की होगी, रेवेन्यू नेचर की हो गई। तो बार बार रिसीव होने की वजह से पहली चीज़ तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आप रिसीट साइड इसकी एंट्री करोगे। सेकंड, अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सारे आपके रेवेन्यू नेचर के आइटम आते हैं, और ये जो एंट्रेंस फीस है ये आपके रेवेन्यू नेचर की है, इसलिए इसको आप बैलेंस शीट में नहीं लेके जाओगे, इसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में, सॉरी क्रेडिट साइड में आप इसको मेंशन करोगे। यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ओके, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीट साइड आपका डेबिट साइड है। तो अगर बोला जाता है कि कोई आइटम आपने रिसीट एंड पेमेंट के डेबिट साइड में शो किया है या ट्रांसफ़र किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो रिसीट साइड में आपने उसकी एंट्री की है। वैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको बोला है कि क्रेडिट किया है। क्रेडिट किया है मतलब आपने क्या करा है, इसको इनकम साइड भेजा है या आपने एक्सपेंडिचर साइड, एक्सपेंडिचर साइड, क्योंकि सॉरी इनकम साइड, क्योंकि जो आपका एक्सपेंडिचर है वो आपने डेबिट साइड में शो किया है और जो आपका इनकम साइड है वो आपका क्रेडिट साइड है। तो एंट्रेंस फीस ऑर्गेनाइजेशन रिसीव करेगा, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड मतलब एक्सपेंडिचर साइड आप इसकी एंट्री करोगे। सेकेंड, लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस कोई भी पर्सन लाइफ मेंबरशिप अपनी लाइफ में वन टाइम ही पे करेगा, और ऑर्गेनाइजेशन की लाइबिलिटी बनती है कि जब तक वो पर्सन है लाइव है मतलब जिंदा है, तब तक वो अपने ऑर्गेनाइजेशन की सर्विसेज उस पर्सन को प्रोवाइड करे। तो ये एक आपकी लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी मीन्स आप इसको कहाँ पर ट्रांसफ़र करोगे, इट इज़ अकाउंटेड एज ए कैपिटल रिसीट एंड एडेड टू कैपिटल फंड ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो आप क्या अमाउंट रिसीव करोगे, तो फर्स्ट थिंग तो क्या हो गई कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आप इसको रिसीट साइड में शो करोगे, क्योंकि अमाउंट आपने रिसीव किया है। अब बैलेंस शीट में जाएगा या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, तो वन टाइम होती है लाइफ मेंबरशिप फीस, पे कोई भी पर्सन वन टाइम ही करेगा। तो ये आप लाइफ मेंबरशिप फीस को बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में शो करोगे। कभी कभी आपने देखा होगा कि सम में इसको सेपरेटली शो किया जाता है, कभी कभी कैपिटल फंड में ऐड करके इसको शो किया जाता है। तो हमें कौन सी चीज़ फॉलो करनी चाहिए, हमें उसे कैपिटल फंड में ऐड कर ही लाइबिलिटी साइड में बताना चाहिए, ओके।
नेक्स्ट हो जाएगा आपका सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ओके, न्यूज़पेपर डेली आते हैं, न्यूज़पेपर को कलेक्ट करने के बाद हम उसको बार बार सेल करते जाते हैं, जैसे ही इकट्ठे होते हैं हम उसको सेल कर देते हैं। सेल करने पे हमको अमाउंट रियलाइज़ होता है, तो जो अमाउंट हम रिसीव करते हैं पहली चीज़ कहाँ जाएगी, वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड में। सेकेंड, इट इज़ कंसिडर्ड एज ए रेवेन्यू इनकम एंड शोन ऑन द इनकम साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, तो ये जो प्रोसेस है, बार बार न्यूज़पेपर को कलेक्ट करोगे आप, फिर उसको सेल करोगे, अमाउंट रिसीव करोगे, तो ये भी चीज़ बार बार होती है, मीन्स ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगी, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड आएगी, क्योंकि सेल करने पे जो आप अमाउंट रिसीव करोगे वो आपके लिए इनकम होगी। ओके, नेक्स्ट ऑनरेरियम। ऑनरेरियम, किसी के ऑनर में अगर आप कुछ अमाउंट पे करोगे, सपोज़ कि कोई लेक्चरर है, आपके यहाँ कुछ फंक्शन वगैरह हुआ है और आपने किसी लेक्चरर को अगर बुला लिया लेक्चर देने के लिए, तो वो लेक्चरर आएगा आपके यहाँ पर, आपको फ्री में सर्विस प्रोवाइड करेगा अपनी, मीन्स आकर लेक्चर देगा। या कोई डॉक्टर है, आपके यहाँ कुछ कैंप वगैरह लगा है, ओके, डॉक्टर आया, डॉक्टर ने आपको फ्री में सारे चेकअप वगैरह कर दिए, तो उस डॉक्टर ने अपनी फैसिलिटी दी है, उस लेक्चरर ने अपनी फैसिलिटी दी है, उसके बिहाफ में आप उसको क्या करोगे, एज अ ऑनर कुछ अमाउंट पे करोगे, वही आपके लिए ऑनरेरियम हो जाएगा। तो आप पे करोगे, मीन्स फर्स्ट इफेक्ट कहाँ चला जाएगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के पेमेंट साइड में। और सेकंड चीज़, अब ये रेवेन्यू नेचर की है या कैपिटल नेचर की है, तो ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन अरेंज करती रहती है, बार बार ये अमाउंट पे होता रहता है, अपने फंक्शन के लिए एज अ गेस्ट वो किसी ना किसी पर्सन को बुलाते रहते हैं। तो ऑनरेरियम आपका रेवेन्यू नेचर का है, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में शो होगा। ओके, नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ फॉर डोनेशन। ओके, अब डोनेशन यहाँ पर कितने टाइप्स के होते हैं। डोनेशन के लिए मैंने आपको बोला था कि 2 टाइप्स के डोनेशन है आपके, एक हो जाएगा जनरल डोनेशन, एक हो जाएगा स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन जो जनरली आपको मिलता है, वो अमाउंट आप किसी भी जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। तो जनरल डोनेशन अगर आएगा तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप किस तरीके से करोगे, तीनों अकाउंट में से आप उसको कहाँ मेंशन करोगे। तो लेट्स सी, जनरल डोनेशन कैन बी एदर ट्रीटेड एज ए जनरल रेवेन्यू रिसीट और जनरल कैपिटल रिसीट। मतलब ये जो जनरल डोनेशन है, ये भी आपका स्पेसिफिक भी हो सकता है और जनरल भी हो सकता है, ठीक है। तो इट इज़ ट्रीटेड a general revenue receipt, then it is shown on the income side of the income and expenditure account। अगर ये जनरल रिसीट है आपकी, जनरल डोनेशन है, कुछ भी आपको मेंशन नहीं किया है कि आपको ये किस लिए दिया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये आपने रिसीव किया है, तो एक तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड में चला जाएगा, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, क्योंकि ये जो जनरल डोनेशन है ये आप बार बार रिसीव करोगे, तो ये जनरल डोनेशन इनकम साइड चले जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम रिसीव करेंगे अमाउंट। ओके, अब अगर ये स्पेसिफिक होता, मतलब अगर कुछ कैपिटल अगर इसका नेचर होता, तो क्या हो जाता, इट इज़ ट्रीटेड एज जनरल कैपिटल रिसीट फॉर जनरल, देन इट इज़ डायरेक्टली एडेड टू द कैपिटल फंड ऑन द लायबिलिटी साइड ऑन द क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओके, अब अगर ये आपका कैपिटल नेचर का है, तो कैपिटल नेचर की सारी चीज़ें कहाँ जाती है, आपकी बैलेंस शीट में जाती है। तो इस जनरल डोनेशन को भी अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन किया है कि वो कैपिटल नेचर का है, तो आपको उसको जहाँ पर आप कैपिटल लिखोगे वहीं पर आपको इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो आप लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में इस डोनेशन को ऐड कर दोगे। अब सेकंड, अगर स्पेसिफिक डोनेशन होगा तो आप क्या करोगे, तो दिस डोनेशंस आर ट्रांसफर्ड टू रिस्पेक्टिव फंड अकाउंट एंड आर शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। मीन्स फंड जैसे आपको पता है, सपोज के बिल्डिंग का फंड है, बिल्डिंग बनाने के लिए आपको फंड दिया है। अब कुछ पर्सन ऐसे हैं जो चाहते हैं कि नहीं, इस डोनेशन ये जो बिल्डिंग बना रहे हो आप, ठीक है, तो आपके पास फंड है, अच्छी बात है, लेकिन हम भी इस बिल्डिंग को बनाने में अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, तो वो लोग भी अपना कुछ अमाउंट डोनेट कर देते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा कि फंड का जो मेन अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो जब कभी भी आपके पास स्पेसिफिक फंड है और स्पेसिफिक डोनेशन है उससे रिलेटेड, तो उसका ट्रीटमेंट आप उस फंड के साथ ही करोगे। मीन्स बिल्डिंग फंड अवेलेबल होगा आपके पास लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में, तो इस डोनेशन को भी, मीन्स बिल्डिंग का डोनेशन है तो उसको भी आप बिल्डिंग फंड में ऐड कर दोगे और वो अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, अब लेगेसी के लिए क्या ट्रीटमेंट होगा और प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स के लिए क्या ट्रीटमेंट होगा वो हम देखते हैं। तो लेगेसी आपको पता है, जैसे अगर सपोज मैं मेरी बात करूँ, ओके, मेरी प्रॉपर्टी थी जहाँ पर मैं रहती हूँ, उसके अलावा मेरी कोई प्रॉपर्टी थी, मुझे लगा कि नहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है
तो मैंने वो प्रॉपर्टी डोनेट कर दी उस ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो क्या हो गया, नॉर्मल डोनेट किया मैंने, नॉर्मल डोनेशन हो गया, मैंने मेरी प्रॉपर्टी डोनेट कर दी, प्रॉपर्टी का एक पार्ट। ओके, लेकिन अगर मेरा ये कहना है कि मैं जहाँ पर अभी रह रही हूँ, ठीक है, वो भी प्रॉपर्टी और मेरी सारी प्रॉपर्टी है, मेरे मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट कर रही हूँ, तो वो वहाँ पर जो आप टर्म यूज़ करोगे वो टर्म क्या हो जाएगा आपके लिए, लेगेसी। ठीक है, तो मैं जहाँ रहती हूँ उसके अलावा वो भी, और उसके अलावा जो भी प्रॉपर्टी है सारी मैंने डोनेट कर दी, वो हो जाएगी आपकी लेगेसी। लेगेसी का ट्रीटमेंट आप किस तरीके से करोगे, तो इन केस देयर आर एनी स्पेसिफिक कंडीशन दे आर टू बी क्लासिफाइड एज स्पेसिफिक डोनेशन। ओके, लेगेसी के लिए भी यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है, या तो आपको बोला है कि वो जनरल लेगेसी है, कुछ नहीं बोला है कि किस चीज़ से रिलेटेड है, और अगर आपको बोल दिया कि नहीं स्पेसिफिक है, तो स्पेसिफिक का ट्रीटमेंट आप अलग करोगे और जनरल का ट्रीटमेंट आप अलग करोगे। तो सच अमाउंट्स आर रिकॉर्डेड एज कैपिटल रिसीट एंड देयरफॉर क्रेडिटेड टू अ स्पेसिफिक फंड अकाउंट एज कैपिटल फंड अकाउंट व्हेन रिसीव इन नेचर ऑफ कैपिटल रिसीट विदाउट एनी स्पेसिफिक कंडीशन। तो जब तक आपको कुछ स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दे रखी है तब तक तो वो आपके लिए लेगेसी नॉर्मल हो गई। ठीक है, लेकिन अगर बोला है कि वो स्पेसिफिक कंडीशन है, तो जैसे आपने उसको स्पेसिफिक डोनेशन को आपने जिस तरीके से ट्रीट किया है, आप लेगेसी को भी अगर स्पेशल बोला है तो उसको भी आप वैसे ही ट्रीट करोगे। मीन्स आप क्या करोगे, उससे रिलेटेड जो फंड दे रखा है उसमें जाकर इस लेगेसी को आप ऐड कर दोगे। ठीक है, और इन केस देयर आर नो स्पेसिफिक कंडीशन इट इज़ अकाउंटेड एज जनरल डोनेशन। अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो आप जनरल डोनेशन को कैसे ट्रीट करते हो वैसे ही आपको इसको ट्रीट करना है। सच अमाउंट आर रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू रिसीट एंड देयरफॉर क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के किस साइड आप मेंशन कर दोगे, इनकम साइड में। ओके, अब प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड असेट्स। असेट को जब भी आप सेल करोगे तो वहाँ पर कौन कौन सी कंडीशन आती है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, या ये भी हो सकता है कि ना आपको प्रॉफिट हो ना आपको लॉस हो। तो सेल ऑफ एन असेट may result into profit or loss or neither profit nor loss. Okay, in such cases actual profit loss is calculated as follows. तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो डिटरमाइन द बुक वैल्यू ऑफ द असेट बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन द सेम अप टू द डेट ऑफ सेल। मीन्स 11th क्लास में, प्रीवियस क्लास में आपने डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर किया, वहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले तो ओपनिंग वैल्यू लेते हैं, मतलब जिस ईयर के लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उसकी स्टार्टिंग में क्या उसकी वैल्यू है, उसके बाद जिस डेट को हम सेल कर रहे हैं उस असेट को, मीन्स स्टार्टिंग से लेकर जब तक हम उसको सेल कर रहे हैं तब तक का जो टाइम पीरियड है उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, और डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आज की तारीख में उस असेट की रियल वैल्यू है। अब जब भी आप कुछ भी देखोगे कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है तो आपको बेस वो डेप्रिसिएशन के बाद वाला अमाउंट ही आपको बेस लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से डेप्रिसिएशन के बाद वाला अमाउंट आपने रिसीव कर लिया। उसके बाद डिटरमाइन द सेल वैल्यू ऑफ द असेट्स बीइंग सोल्ड। उसके बाद आप सेकंड वैल्यू कौन सी देखोगे कि जिस अमाउंट पर आपने उसको सेल किया। ठीक है, और उन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इफ द सेल वैल्यू इज एन एक्सेस ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द असेट इट इज़ अ गेन ऑन सेल एंड सच गेन इज क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अगर प्रॉफिट हुआ तो आप उसको कहाँ पर ट्रांसफर करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड मीन्स इनकम साइड। ओके, और अगर आपको लॉस होगा तो आप उसको कहाँ पर ट्रांसफर करोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड। फॉर एग्जांपल कि कोई असेट 50,000 की थी, आप उसको जब सेल कर रहे हो उस डेट तक का आपने उसका डेप्रिसिएशन लगाया सपोज 5,000। ओके, तो 50,000 में से 5,000 आपने लेस किया, 45,000 उसकी आज की तारीख में वैल्यू हो गई। ओके, और सेल प्राइस सपोज है 40,000, तो 45,000 की अगर वैल्यू की जो असेट है उसको आपने 40,000 में सेल कर दिया, मीन्स आपको 5,000 कम रिसीव हो रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लॉस। तो लॉस कहाँ चला जाएगा आपका, एक्सपेंडिचर में। यही 45 की असेट अगर आप 50 में सेल करते होते, अगर 50 में अगर आप सेल कर रहे होते तो आपको 5,000 ज़्यादा रिसीव होता, तो ये 5,000 आपका क्या हो जाता, प्रॉफिट। तो ये आप इनकम साइड में शो कर देते। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि 45 आपकी वैल्यू है लेकिन 45 में ही आपने उसको सेल कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ ना आपको लॉस हुआ, तो इस कंडीशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन बैलेंस शीट में असेट ज़रूर कम हो जाएगी
जिस असेट को आपने सेल किया है वो अब आगे वाली बैलेंस शीट में, आने वाले बैलेंस शीट में, आने वाले अकाउंट में आप उसको शो नहीं करोगे क्योंकि अब वो आपके पास नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। ओके, अब ये स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड क्या होता है? ओके, तो अमाउंट ऑफ sports materials available or used in the organization are to be recorded in the books in different statement. Okay, stock of such materials is shown as an assets in the balance sheet and any amount of sports material consumed is shown on the debit side of the income and expenditure account. Means ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ये अपने यहाँ पर कुछ चीज़ों का स्टॉक मेंटेन करके रखती है। जैसे मेडिसिन का स्टॉक हो गया, अगर मेडिसिन के पर्पज़ से अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है या वो ऑर्गेनाइजेशन मेडिकल से रिलेटेड है या स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो वो स्पोर्ट्स मटेरियल्स होंगे, जैसे बैट हो गए, बॉल हो गए, इक्विपमेंट हो गए, ग्लव्स वगैरह हो गए, उनका स्टॉक रखेंगे। और लाइब्रेरी वगैरह है तो वहाँ पर स्टेशनरी का स्टॉक भी मेंटेन किया जाता है। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं उनका स्टॉक मेंटेन करके रखा जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, जिनके लिए सेपरेट स्टेटमेंट बनाया जाता है जहाँ पर उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है कि उसका ओपनिंग स्टॉक क्या था, कितनी आप परचेस करके लेकर आए, कितनी आपने सेल कर दी। ठीक है, तो सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, यूज्ड का मतलब क्या हो गया कि आपने स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस करके रखा। ठीक है, रखने के बाद आपको बीच में उस स्पोर्ट्स मटेरियल की ज़रूरत पड़ी, आपने उसको यूज़ किया। ठीक है, यूज़ करने के बाद लास्ट में आपके पास कितना बचा स्पोर्ट्स मटेरियल, वो आपका क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। मीन्स ओपनिंग डेट पर जो आपका स्टॉक रहेगा वो आपका ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, क्लोजिंग डेट पर आपका जो स्टॉक रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। ओके, अब ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में अगर डिफरेंस आता है तो क्या मतलब समझोगे आप कि उतना मटेरियल आपने यूज़ कर लिया। ठीक है, मीन्स स्टेशनरी की अगर बात करें कि स्टार्टिंग में आपके पास 20,000 की स्टेशनरी थी और क्लोजिंग में आपको कितना बता रहा है कि 10,000 की स्टेशनरी बची है, तो ये बीच का जो 10,000 का जो गैप आ गया, ये गैप आपके लिए क्या होगा कि इतनी स्टेशनरी आपने उस ईयर के टाइम पे, उस ईयर के ड्यूरेशन में आपने उस स्टेशनरी को यूज़ कर लिया। तो वो जो यूज़ करते हैं उसी को बोलते हैं यूज स्पोर्ट्स मटेरियल। अब सेल ऑफ यूज स्पोर्ट्स मटेरियल क्या हो गया? सपोज के क्रिकेट वगैरह जब आप खेलते हो, ठीक है, या स्पोर्ट्स के कोई भी इक्विपमेंट है, आपने उसको यूज़ किया, यूज़ करते करते आपको लगता है कि नहीं अब ये ज़्यादा टाइम तक हम इससे बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, हमें इसे सेल कर देना चाहिए। अब वो मटेरियल आप सेल कर रहे हो जो कि ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे थे अभी तक, तो यूज़ किया हुआ जब मटेरियल आप सेल करोगे उससे जो आप अमाउंट रिसीव करोगे, ठीक है, वो आपके किस साइड जाएगा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसीट साइड, और उसी को बोलेंगे सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। ओके, अब इसकी क्या ट्रीटमेंट होंगे? तो दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन एज द ट्रीटमेंट टू बी गिवन इफ मटेरियल शोन इन द बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ओपनिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है, और बीच का जो गैप आता है वो आपका मटेरियल यूज हो गया। ठीक है, तो जो ओपनिंग है आपका उसकी एंट्री आप कहाँ करोगे? ओपनिंग बैलेंस शीट अगर आपको बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आपका ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, स्टॉक आपके एसेट है आपको पता है। फिर क्लोजिंग स्टॉक का आएगा, तो क्लोजिंग जो आपकी बैलेंस शीट बनेगी वहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। अभी जो गैप था आपका मटेरियल यूज़, ये यूज़ कहाँ जाएगा? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड, क्योंकि बार बार आप मटेरियल को यूज़ करोगे तो ये रिकरिंग नेचर का हो गया, रेवेन्यू नेचर का हो गया, इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड आप इसको शो करोगे। If old sports material shown as consumed are sold, the amount received as sale consideration is credited to income and expenditure account to show it as an income। ठीक है, अगर आपने यूज़ की हुई स्पोर्ट्स मटेरियल आप सेल नहीं कर रहे हो, आपके पास स्टॉक पड़ा था और आपको लगता है कि नहीं अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आप उसको सेल कर देते हो, तो सेल करने पर अगर आपको प्रॉफिट होगा तो उसको आप कहाँ लेके जाओगे? इनकम साइड में, और अगर आपको लॉस होगा तो आप उसको कहाँ पर शो करोगे? एक्सपेंडिचर साइड में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम। ये गुड्स कंज्यूम आपके लिए एक न्यू टर्म है। तो प्रीवियस क्लास में 11th में आपने एक टर्म पढ़ा होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो वही चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं लिखते हुए कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम लिखा है। ठीक है, कंज्यूम मीन्स कितना आपने यूज़ कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर आप परचेस करके सेल नहीं करते हो,
ठीक है, यहाँ परचेसिंग सेलिंग नहीं चलती है, लेकिन 11th में आपने जो अकाउंटिंग पढ़ी थी वहाँ पर जो कंपनीज थी वो प्रॉफिट अर्निंग कंपनीज थी या प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो आप। तो वहाँ पर परचेस करके फिर सेल करते थे और प्रॉफिट कमाते थे। यहाँ पर आप क्या करते हो, परचेस सेलिंग नहीं चलती, यहाँ पे आप अपनी जो स्पोर्ट्स मटेरियल आपने परचेस किए है उससे आप क्या करोगे, सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। तो जितना मटेरियल आपने यूज़ कर लिया वो आपके कंज्यूम में जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम मीन्स भी सेम हो गया आपका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप ये मान सकते हो। तो इसे भी कैसे ही कैलकुलेट करते हैं, वैसे ही जैसे आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट किया था, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और जो डिफरेंस आया वो आपके लिए क्या हो जाएगा, कंज्यूम। ठीक है, जिसे आप कहाँ पर लेके जाओगे, बैलेंस शीट में। तो देखते हैं, दिस हेड हेल्प्स इन द डिटरमाइनिंग द टोटल अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल कंज्यूम ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। मीन्स जो आपका पर्टिकुलर ईयर है जिस टाइम पर आप अकाउंटिंग करने वाले हो उस ईयर में कितना मटेरियल आपने यूज़ कर लिया, ओके उसको शो करने के लिए स्टेटमेंट बनता है। कंज्यूमेबल फॉर एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड्स स्टेशनरी का स्टॉक हो सकता है, स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक हो सकता है। ओके, टू आइडेंटिफाई द अमाउंट कंज्यूम फॉर ईच ऑफ दिस कंज्यूमेबल सेपरेट स्टॉक अकाउंट इज मेंटेन। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इन चीज़ों के लिए सेपरेटली एक स्टॉक अकाउंट मेंटेन किया जाता है। और ये अकाउंट क्यों मेंटेन किया जाता है, ताकि पता चल सके कि स्टार्टिंग में हमारे पास कितना स्टॉक था मटेरियल का, उसके बाद यूज़ कितना कर लिया, मीन्स कितना कंज्यूम हो गया, और एंड में हमारे पास क्या बचा है। तो जब भी आप ये जो कॉस्ट निकालनी अगर आपको मटेरियल कंज्यूम की या गुड्स कंज्यूम की, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ओपनिंग स्टॉक लोगे, फिर उसमें अगर उस ईयर में परचेस दे रखा है तो आप परचेस को भी ऐड कर दोगे। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास जो स्पोर्ट्स मटेरियल था हो सकता है कि वो कम हो, तो आपने और परचेस कर लिया तो वो भी उसमें ऐड हो जाएगा, और आप क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दोगे, वो डिफरेंस आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में यूज्ड मटेरियल यूज़ करके एक्सपेंडिचर साइड में आप शो करोगे। नोट्स में आपको बोला है ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, और अगर परचेस आपको नहीं दे रखी है तो उसकी जगह पर आपको क्रेडिटर्स अगर दिए हों तो आप क्रेडिटर अकाउंट बनाकर परचेस फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि हम आगे सम जब करेंगे तब आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और अगर रिसीप्ट फ्रॉम सेल ऑफ कंज्यूमेबल इफ़ एनी आर अकाउंटेड एज रिवेन्यू रिसीट, तो ये रिवेन्यू रिसीट है इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में गई है, अदरवाइज आप बैलेंस शीट में ले जाते अगर ये कैपिटल होती तो। फिर सब्सक्रिप्शन, ओके इट इज़ अवर लास्ट पॉइंट और मेन पॉइंट है। यहाँ पर बहुत सारे डाउट होते हैं, बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन इनकम का सोर्स होता है सब्सक्रिप्शन मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर ये जो मेंबर्स है ये अपनी एक तरीके से मेंबरशिप बनाए रखने के लिए ये एज अ फीस पे करते हैं, जो कि क्वार्टरली भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है। ओके, और जो टोटल अमाउंट होता है सब्सक्रिप्शन का रिलेटिंग टू द करंट ईयर रिसीव और नॉट टू बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये जो सब्सक्रिप्शन है इसका अमाउंट आप भले ही आपने रिसीव किया हो या नहीं किया हो, लेकिन करंट ईयर का जितना भी मेन अमाउंट है वो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप शो करोगे। ओके, अमाउंट रिलेटिंग टू द करंट ईयर नॉट रिसीव टिल द एंड ऑफ द ईयर इज टू बी शोन एज एन असेट साइड। ओके, जैसे टोटल सब्सक्रिप्शन आपका बनता था 1 लाख, जिसमें से आपने 70,000 रिसीव कर लिया, लेकिन 30 अभी तक आपने रिसीव नहीं किया, तो मेन अमाउंट आपका 1 लाख था। 1 लाख में से 70 जो आपने रिसीव कर लिया है उसकी आप एंट्री कर दोगे इनकम साइड, लेकिन जो 30 आपने रिसीव नहीं किया है तो इसी ईयर का, तो वो आप क्या करोगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मीन्स अभी तक मिला नहीं है, ड्यू है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करके वो 30 भी आप शो करोगे, और आउटर में कितना शो हो जाएगा आपका 1 लाख। तो 1 लाख आपको पूरा मिला हो या नहीं मिला हो, लेकिन आप जब अकाउंट बनाओगे तो वहाँ पर आपको पूरा शो करना है। 70 इनर में लिखोगे आप जितना मिल गया है, जितना नहीं मिला है वो आउटस्टैंडिंग में आ जाएगा, और टोटल आपका 1 लाख आउटर में चला जाएगा। ओके, वैसे ये कंडीशन और होती है एडवांस, अगर आपको आने वाले टाइम का सब्सक्रिप्शन कोई पर्सन पहले से दे देता है, सब्सक्रिप्शन अगर आपको एडवांस में रिसीव हो गया, तो ऐसी कंडीशन में अभी तक वो टाइम आया नहीं है जिसके लिए उसने आपको पे किया, मीन्स आने वाले ईयर के सब्सक्रिप्शन उसने आपको अभी से दे दिया, तो आपकी फ्यूचर के लिए उस पर्सन के लिए लाइबिलिटी बनती है कि आप फ्यूचर में आप उसको सर्विसेज प्रोवाइड करो, क्योंकि आपने अमाउंट ले लिया है। तो ये जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है ये आप लाइबिलिटी साइड में शो करोगे। ठीक है, अब सब्सक्रिप्शन भी आपके 2 टाइप्स होते हैं, एक स्पेशल सब्सक्रिप्शन और एक ऑर्डिनरी सब्सक्रिप्शन।
तो स्पेशल सब्सक्रिप्शन में इट इज़ अ टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट इज़ रिसीव फॉर accomplishing specific tasks or organizing specific activities from the participants. From example, subscription for tournament, subscription for governors party. ठीक है, मीन्स आपने किसी मेन मोटिव के लिए अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है तो उसका जो अमाउंट है वो आप कहाँ पर शो करोगे, तो वो आप शो करोगे स्पेशल सब्सक्रिप्शन आर शोन सेपरेटली ऑन द लायबिलिटी साइड। ठीक है, आपको वो जो सब्सक्रिप्शन है आपका स्पेशल पर्पस के लिए हो गया, स्पेसिफिक हो गया, स्पेसिफिक चीज़ें जो स्पेशल चीज़ें होती है वो कहाँ पर लेके जाते हैं हम, बैलेंस शीट में, तो ये भी आपकी लायबिलिटीज़ हो जाएगी, ओके, ऑफ द बैलेंस शीट। एंड द एक्सपेंसेस एट्रीब्यूटिंग, ये जो सब्सक्रिप्शन है, इस सब्सक्रिप्शन आपको जिस हेड के लिए मिला है उसमें अगर कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं तो वो उस एक्सपेंसेस को आप उस सब्सक्रिप्शन के अमाउंट में से माइनस कर दोगे और जो मेन अमाउंट है वो आपका लायबिलिटी साइड में शो हो जाएगा। यहाँ पर भी आपकी दो कंडीशन बनती है, आफ्टर कंप्लीटिंग द स्पेसिफिक टास्क इफ एनी सरप्लस रिमेन्स देन इट विल बी एडेड टू द कैपिटल फंड। ओके, सेकंड कंडीशन क्या बनती है, इफ एक्सपेंसेस आर मोर देन द सब्सक्रिप्शन अमाउंट देन द एक्सपेंसेस दैट रिमेन आफ्टर द एडजस्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस फ्रॉम द सब्सक्रिप्शन, ओके, अमाउंट विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, जैसे सपोज के सब्सक्रिप्शन आपको मिला था 70,000 का आपका सब्सक्रिप्शन था और वो सब्सक्रिप्शन आपको जिस चीज़ के लिए मिला था उसका एक्सपेंसेस हो गया 10,000, तो 70 में से आपने 10,000 माइनस कर दिया, कितना बैलेंस बचा आपके पास 60, तो ये 60 आपका प्रॉफिट है, ये आप कैपिटल फंड में ऐड कर दोगे। अब इसके अपोजिट अगर ऐसा होता कि आपको सब्सक्रिप्शन मिलता 70 का ही और आपके जो एक्सपेंसेस है वो 80 के हो गए, तो 10,000 की रिक्वायरमेंट आपकी अभी भी है, वो 10,000 के एक्सपेंसेस आपको कवर करने हैं, तो ये जो 10,000 आपका लॉस हो जाएगा, एक तरीके से आपको और अमाउंट चाहिए, तो ये 10,000 आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में शो करोगे, क्योंकि जितना सब्सक्रिप्शन था उससे आप जितने एक्सपेंसेस कवर कर सकते थे वो सारे आपने कवर कर दिए और जितना बचा है वो एक्सपेंडिचर साइड में आप शो कर दोगे। ओके, और लास्ट आपका है ऑर्डिनरी सब्सक्रिप्शन। तो ये जो सब्सक्रिप्शन है एक तरीके से जो मेंबर्स है अपनी मेंबरशिप बनाए रखने के लिए ये पे करते हैं, और इसका कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, तो फॉर्मेट दे रखा है, ये फॉर्मेट बनाकर आप ये कैलकुलेशन शो कर सकते हो। फॉर्मेट ऑफ द टेबल शोइंग कैलकुलेटिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन इज गिवन एज फॉलोज। पहले आप क्या करोगे, सब्सक्रिप्शन जो आपको मिला है वो मेन अमाउंट आप यहाँ पर शो कर दोगे, ठीक है। सेकेंड, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग अगर एड का है, एंड का है, तो आउटस्टैंडिंग को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो एंड का आउटस्टैंडिंग होगा तो आप ऐड कर दोगे और अगर ओपनिंग होगा तो आप लेस कर दोगे। वैसे यहाँ पर एडवांस एक तरीके से आपका प्रीपेड होता है, तो एंड का प्रीपेड होता है तो उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो यहाँ पर भी एंड का प्रीपेड या एडवांस आप माइनस कर दोगे और अगर ओपनिंग होगा तो आप उसको ऐड कर दोगे, और ये ऐड लेस के बाद जो लास्ट में आप अमाउंट रिसीव करोगे वो अमाउंट होगा जो एज ए सब्सक्रिप्शन आप आपके अकाउंट में शो करोगे, ठीक है। कुछ लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर भी ये चीज़ कंप्लीट करते हैं, लेकिन इसके पहले जो स्टेटमेंट था वो आपको ज़्यादा इजी रहेगा बजाय इसके, तो स्टेटमेंट भी आप बना सकते हो। ओके, तो आज का हमारा वीडियो बस यहीं तक है। इसके बाद के वीडियो में हम आपके लिए सम वगैरह लेकर आएंगे जो कि आपको अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।